हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। तो लास्ट क्लास में हमने एस्टेट टीजीटी एसएसटी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था यानी 2023 का, उसके हमने फर्स्ट 30 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। तो आज हम आगे के जो 121 से लेकर 150 तक क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं, हम उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकम्पैटिबल। यानी कि हमें यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन है ये 1857 रिवॉल्ट से हमें क्वेश्चन दिया गया है। इसमें हमें एक साइड रीजन या आप कह सकते हैं सिटी के नाम दिए गए हैं और दूसरी साइड वहां पर 1857 में किसने रिवोल्ट को हमारे लीड किया था उनके नाम दिए गए हैं। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है। फर्स्ट इज कानपुर नाना साहिब, सेकंड लखनऊ हजरत महल, थर्ड इज फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला और फोर्थ है बरेली बेगम जीनत महल। तो जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जो ये बिल्कुल करेक्ट है। कानपुर में नाना साहेब और जो तात्या टोपे थे उन्होंने रिवोल्ट को लीड किया था। जो नाना साहिब थे, जो मराठा पेशवा बाजीराव सेकंड बाजीराव सेकंड के अडॉप्टेड सन थे यहाँ पर। और जो ब्रिटिश थे यहाँ पर, जिन्होंने रिवोल्ट को यहाँ पर सरप्रेस्ड कर दिया था, वो थे सर कॉलिन कैंपबेल। जो ब्रिटिश था वो उसने कॉलिन कैंपबेल उसने यहाँ पर नाना साहेब और तात्या टोपे को हराकर यहाँ पर रिवोल्ट को सप्रेस्ड कर दिया था। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, लखनऊ हजरत महल। लखनऊ, ये जो ऑप्शन हमारा ये भी बिल्कुल करेक्टली मैच है। लखनऊ में हजरत महल ने रिवोल्ट को लीड किया था। जो ये हजरत महल है ये अवध के नवाब वाजिद शाह की बेगम थी ये। और अ, हजरत महल और वाजिद शाह का बेटा था ब्रिजेश कादिर। इन दोनों ने लखनऊ में, यानी कि हजरत महल और इनके बेटे ब्रिजेश कादिर ने लखनऊ में 1857 के रिवोल्ट का नेतृत्व वहां पर किया था। थर्ड ऑप्शन इज फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला। ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर दिया गया है। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने 1857 के रिवोल्ट को लीड किया था। जो फोर्थ ऑप्शन है ये बिल्कुल यहाँ पर रोंग दिया गया है। यहाँ पर बेगम हजरत महल ने नहीं, बल्कि जो खान बहादुर खान थे उन्होंने रिवोल्ट को लीड किया था। तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच एग्रीमेंट्स आर साइंड बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। यानी कि ये आपका करंट से क्वेश्चन है, करंट अफेयर से क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर हमें बताना है कि 2023 के अराउंड की ये बात है कि इंडिया और यूएसए में कौन से एग्रीमेंट साइन हुए हैं। बेसिक एक्सचेंज एंड कॉरपोरेशन एग्रीमेंट फॉर जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस यानी कि BECA। सेकेंड इज जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट GSOMIA। और थर्ड इज लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट यानी कि LEMOA। तो इनमें से कौन से एग्रीमेंट इंडिया और यूएसए के बीच में हुए हैं। Option is only C, then A and C, then all A, B, C और फोर्थ ऑप्शन आपका दिया गया है ओनली A and B। तो जो ये आपका 1
22nd क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट, ए एंड बी, क्योंकि इंडिया और यूएसए के बीच में ये तीनों ही एग्रीमेंट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच कंट्री द टर्म कोहेबिटेशन इज यूज्ड टू डिफाइन सिस्टम ऑफ डिवाइडेड गवर्नमेंट। कोहेबिटेशन सिस्टम कौन सी कंट्री में यूज किया जाता है? फ्रांस, यूके, यूएसए और इटली। तो ये जो कोहेबिटेशन टर्म है या फिर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आप इसको कह सकते हैं, ये फ्रांस में यूज किया जाता है। ये कोहेबिटेशन होती क्या है? ये होती है कि जब प्रेसिडेंट किसी भी कंट्री का, या बेसिकली फ्रांस में जब प्रेसिडेंट और जो पीएम होते हैं वो दोनों अलग अलग पार्टी से बिलोंग करते हैं, तब ऐसा होता है। जब प्रेसिडेंट की पार्टी को कोई मेजॉरिटी नहीं मिल पाती है, मेजॉरिटी नहीं मिलती है, तो फिर क्या करते हैं कि जो दूसरी पार्टियां होती हैं उनमें से पीएम को नियुक्त कर दिया जाता है। तो इस सिस्टम को कोहेबिटेशन सिस्टम बोला जाता है और ये फ्रांस में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मैप्स दैट फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। मैं यहाँ पर बताना है कि वो मैप जो किसी स्पेसिफिक डेटा पर फोकस करते हैं वो क्या होते हैं? थीमेटिक मैप, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, या फिर सभी ऑप्शन ठीक हैं? तो जो मैप जो स्पेसिफिक डाटा या फिर किसी खास गिवन डाटा पर बेस्ड होते हैं उन्हें हम थीमेटिक मैप बोलते हैं। थीमेटिक मैप क्या होते हैं? ये किसी पर्टिकुलर डेटा पर बेस होते हैं, पर्टिकुलर डेटा इनमें दिया गया होता है, जैसे कि टेम्परेचर, रेनफॉल, या फिर रेनफॉल पैटर्न, ये सब ऐसे डेटा इसमें दिए गए होते हैं। जो फिजिकल मैप होता है वो क्या होता है? फिजिकल मैप में आपके जो माउंटेन होते हैं या फिर जो रिवर्स होती हैं या लेक्स वगैरह जो होती हैं उनको दिखाया जाता है। और जो पॉलिटिकल मैप होते हैं, पॉलिटिकल मैप में आपके जो स्टेट होते हैं उनकी कैपिटल होती हैं, सिटीज होती हैं, ये सब डेटा उसमें शो किया जाता है। तो जो 124 क्वेश्चन है हमारा, उसका करेक्ट आंसर होगा आपका थीमेटिक मैप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द मिसिंग फिगर्स इन गिवन एग्जांपल ऑफ क्रेडिट क्रिएशन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये आपका एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है ये। आप, आई होप आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। How many nationalized banks are there in India according to September 2023? तो हमें यहाँ पर बताना है कि अकॉर्डिंग टू सितंबर 2023 तक इंडिया में कितने नेशनलाइज्ड बैंक हैं। तो इंडिया में इस टाइम पर यानी कि 2023 के टाइम पर हमारे 12 नेशनलाइज्ड बैंक हैं। जो फर्स्ट बैंक नेशनलाइजेशन हुआ था वो हुआ था 1969 में, और उस टाइम पे 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और जो सेकंड हुआ था वो हुआ था 1980 में, और 1980 में सिर्फ 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग पेंटेड द पिक्चर टाइटल द लास्ट जजमेंट। तो यहाँ पर कुछ पेंटिंग, ये नाम दिया गया है द लास्ट जजमेंट, ये एक पेंटिंग है। तो हमें बताना है कि इसके पेंटर कौन है या किसने इसे पेंट किया है। लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो, राफेल और मसेसियो। तो जो ये लास्ट जजमेंट पिक्चर है, आपकी जो पेंटिंग है, इसका आंसर आपका होगा माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो ने द लास्ट जजमेंट पेंटिंग को पेंट किया था। लियोनार्डो दा विंची, इसका आपको सबको पता होगा फेमस पेंटिंग मोनालिसा, ये इनकी फेमस पेंटिंग है। और राफेल की बात करें तो इनकी फेमस पेंटिंग है द स्कूल ऑफ एथेंस।
ये इनकी फेमस पेंटिंग है। और जो मसेशियो हैं, इनकी फेमस पेंटिंग का नाम है द सैन जोमेनेले ट्रिप्टिच। ये इनकी फेमस पेंटिंग है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। Who among the following contributed to the establishment of the Swaraj Party in 1923? यानी कि 1923 में जो स्वराज पार्टी एस्टेब्लिश की गई थी, वो उसमें किस किसने अपना योगदान दिया था, किस किसने कंट्रीब्यूट किया था? तो फर्स्ट ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास। सेकंड इज जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस। थर्ड इज भगत सिंह एंड चंद्रशेखर आजाद। और फोर्थ है राम मनोहर लोहिया एंड जयप्रकाश नारायण। तो जो स्वराज पार्टी थी, जो स्वराज पार्टी हमारी बनाई गई थी, वो बनाई गई थी 1923 में। और वो किसने बनाई थी? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने बनाई थी। ये क्यों बनाई गई थी? ये बनाई गई थी जब 1922 में जो चोरा चोरी हमारी घटना हुई थी, चोरा चोरी की जो घटना हुई थी, उसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को विड्रॉ कर लिया था। असहयोग आंदोलन को यानी कि नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया था। और इसके अगेंस्ट उन्होंने मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने फिर स्वराज पार्टी को फॉर्म किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। Which of the following is the basis for constructing इंडिफरेंस कर्व? ये इकोनॉमिक्स का आपका क्वेश्चन दिया गया है। इसमें हमें बताना है कि जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो किस बेस पर हमारा बनाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज कंज्यूमर्स इनकम, सेकंड इज एब्सोल्यूट प्राइस ऑफ टू गुड्स, थर्ड इज रिलेटिव प्राइस ऑफ टू गुड एंड द फोर्थ इज कंज्यूमर प्रेफरेंस स्केल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका होगा फोर्थ, कंज्यूमर प्रेफरेंस स्केल। तो जो इंडिफरेंट कर्व होता है उसका आंसर आपका होगा कंज्यूमर प्रेफरेंस स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। विच सेंटेंस रिगार्डिंग एनवायरमेंटलिज्म इज नॉट करेक्ट? तो यहाँ पर हमें बताना है कि एनवायरमेंटलिज्म यानी कि पर्यावरणवाद जो होता है, उन उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी, आर्नेनेस इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ डी इकोलॉजी, यानी कि आर्नेनेस को गहन परिस्थितियों का जनक माना जाता है। सेकंड इज मुरे बुकचिन इज द इन्वेंटर ऑफ गया हाइपोथेसिस, यानी जो मुरे बुकचिन है उनको गैया परिकल्पना का आविष्कारक माना जाता है। एंड द सी इज टर्म इकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड ओपियोस। और यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है कि जो इकोलॉजी है वो लैटिन वर्ड ओइकोस से लिया गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका होगा, ऑप्शंस हम देख लेते हैं। ऑप्शंस आर ओनली ए, options are only C, second is AC, and third is BC, and fourth is all A, B and C। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा बी और सी, यानी कि जो सी यहाँ पर दिया गया है वो रॉन्ग है और ए और बी बिल्कुल करेक्ट है। ये जो टर्म इकोलॉजी है वो लैटिन वर्ड ओइकोस से नहीं लिया गया है, ये बिल्कुल गलत है। ओइकोस से हमारा इकोनॉमी लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। चंगेज खान बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग मंगोल्स क्लैन? जो चंगेज खान था वो कौन सी मंगोल क्लैन से बिलोंग करता था? बोर्जिगिद, खालका, बयाद्स और हमनिगा। कौन सी क्लैन से वो बिलोंग करता था? तो इसका आंसर आपका होगा बोर्जिगिद, यानी चंगेज खान था जो वो बोर्जिगिद क्लैन से रिलेटेड था। चंगेज खान ने जो सेंट्रल एशिया और चाइना के एक बहुत बड़े पार्ट पर रूल किया था।
और इसका जो टाइम पीरियड था वो था 1162 टू 1227। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who is the president of 78th session of United General Assembly? जो 78th यूनाइटेड जनरल असेंबली हुई थी उसमें प्रेसिडेंट कौन था, किसने इसे प्रेसाइड किया था? तो इस ऑप्शंस हैं उसके कसाबा कोरोसी, सैम कुटेसा, एम डेनिस फ्रांसिस और पीटर थॉमसन। जो ये हमारी असेंबली थी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, इसको प्रिसाइड किया था मिस्टर डेनिस फ्रांसिस ने, और ये सितंबर 2023 में न्यूयॉर्क में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Next question, what will be the elasticity of demand of a product if it has multiple uses? अगर किसी प्रोडक्ट को हम मल्टीपल यूज में लाते हैं तो फिर उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी? तो उसकी इलास्टिसिटी डिमांड हमारी होगी ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What is the National Consumer Helpline NCH number with the motto जागो ग्राहक जागो? यानी कि जो हमारा मोटो है जागो ग्राहक जागो, उसका हेल्पलाइन नंबर क्या है? फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड, थर्ड एंड। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, हमें बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन आपका करेक्ट होगा 1950। ये इसका एक कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर है, और इसके अलावा मैं आपको बता दूं हमारा ये भी एक कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर है। तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट अ क्वालिटेटिव मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मैप? यानी कि कौन सा मानचित्र का गुणात्मक विधि यहाँ पर नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन है कोरोक्रोमेटिक विधि, और दूसरा है कोरोसीमेटिक विधि, थर्ड इज टिंट विधि एंड फोर्थ इज कोरोप्लेथ विधि। हमें बताना है कौन सी क्वालिटेटिव मेथड यहाँ पर नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन आपका होगा कोरोप्लेथ विधि। जो कोरोप्लेथ मेथड होता है वो एक क्वालिटेटिव मेथड नहीं होगा। अगर मैं बात करूँ कोरोक्रोमेटिक मेथड की, तो इसमें क्या होता है, अलग अलग जो रीजन होते हैं, अलग अलग डिफरेंट रीजन को डिफरेंट कलर से हमारे यहाँ पर शो किया जाता है। डिफरेंट रीजन विद डिफरेंट कलर, डिफरेंट कलर यहाँ पर शो किए जाते हैं। जो भी ऑप्शन है कोरोसीमेटिक विधि, इसमें हमारा क्या किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट ज्योमेट्रिक शेप्स यूज की जाती हैं। जो हमारा थर्ड ऑप्शन है टिंट मेथड, इसमें क्या किया जाता है, जो हाइट वगैरह होती है, जैसे प्लेटू वगैरह में हाइट होती है, बिल्डिंग वगैरह में हाइट होती है, उसमें हाइट को रंगों से डिफरेंट शो किया जाता है, रंगों से उनमें डिफरेंस शो करते हैं। तो ये होते हैं हमारे क्वालिटेटिव मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द राइट ऑर्डर ऑफ Which is the right order of milestone event of UN information? तो यहाँ हमें बताना है कि यूएन यूएनओ की जो फॉर्मेशन हुई थी उसमें जो माइलस्टोन्स हमारे हुए थे, यानी उसको इन्फॉर्म करने के लिए जो भी हमारी घोषणा पत्र आए थे या फिर जो भी हमारी कॉन्फ्रेंसेस हुई थी वो यहाँ पर दी गई है, और हमें इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यहाँ पर लगाना है। तो फर्स्ट है इंटर अलाइड डिक्लेरेशन, याल्टा कॉन्फ्रेंस, और थर्ड है डम्बरटन ऑक्स सम्मेलन या फिर कॉन्फ्रेंस। जो इंटर अलाइड डिक्लेरेशन हमारा हुआ था वो हुआ था 12 जून 1941 में, ये लंदन में हमारा हुआ था। और जो याल्टा कॉन्फ्रेंस हुआ था वो हुआ था फेब 1945 में, ये क्रीमिया में हुआ था, क्रीमिया रसिया में। और जो थर्ड है यानी डम्बरटन ऑक्स
कॉन्फ्रेंस ये हमारी हुई थी वॉशिंगटन डीसी में। और कब हुई थी? ये हुई थी 21 अगस्त से 1945। और ये 7 अक्टूबर तक हमारी चली थी। अक्टूबर तक ये चली थी। तो इनको हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो इसका पहला आपका हो जाएगा ए, देन सी एंड देन बी, यानी कि A, C, B, जो कि थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल देते हैं। विच वन इज कंसिडर एज एन एग्जाम्पल ऑफ कोलिशन प्रेसिडेंटलिज्म? हमें यहाँ पर बताना है कि जैसे इंडिया में गठबंधन की या कोएलिशन की गवर्नमेंट होती है, ऐसे ही किस कंट्री में कोएलिशन प्रेसिडेंटलिज्म होता है? मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, ब्राजील और यूएसए। तो आपको इसका आंसर मैं बता दूं, तो जो ये हमारा 137 क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा आपका ब्राजील। ब्राजील में कोएलिशन प्रेसिडेंटलिज्म की गवर्नमेंट वहां पर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The state in India have been formed mainly on the basis of, यानी कि इंडिया में जो हमारे स्टेट फॉर्म किए गए हैं उनको फॉर्म करने का बेस क्या है हमारा? रिलीजन है, लैंग्वेज है, कास्ट है या फिर कल्चर है? तो इसका आंसर आपका होगा लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज भाषा के आधार पर हमारे राज्यों का गठन यहाँ पर किया गया था। जो सबसे पहला भाषा के आधार पर जो स्टेट बनाया गया था वो था आंध्र प्रदेश, और उसको 1953 में फॉर्म किया गया था। फिर उसके बाद 1956 में हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हमारा आया था। उसके उसके बाद फिर अलग अलग राज्यों का कुछ भाषा के आधार पर फॉर्मेशन किया गया था। अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट chronological order and select the correct answer from the quotes given below। तो हमें यहाँ पर कुछ बैटल दी गई है हमारी एंशियंट इंडिया से या हमारी हिस्ट्री से कुछ बैटल दी गई है, हमें उन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो जो बैटल ऑफ पोर्टो नोवा हुआ था वो हमारा हुआ था 1881 में। ये जो बैटल ऑफ पोर्टो नोवा थी, ये जो एंग्लो मैसूर वॉर जो हुए थे उनसे ली गई है। वहां पर हुई थी हैदर अली और ब्रिटिशर के। और जो बी है बैटल ऑफ प्लासी, वो हुई थी 1757 में। बैटल ऑफ वांडीवॉर जो हुई थी 1760 में हुई थी। ये जो इंडिया सॉरी ब्रिटिशर्स ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में जो कार्नेटिक वॉर चल रहा था, ये उसका एक पार्ट है वांडीवॉर्स बैटल। और जो बैटल ऑफ बक्सर हमारी हुई थी वो हुई थी 1764 में। तो इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की हम बात करें तो पहला हुआ आपका बी, देन सी, देन डी एंड देन ए। B, C, D, A, B, C, D, A, यानी कि सेकंड इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who among the following was not the chairman member of the State Reorganization Commission formed in 1953? यानी 1953 में जो स्टेट रिओर्गेनाइजेशन एक्ट कमीशन जो आया था उसमें कौन मेंबर नहीं था? फजल अली, के एम मुंशी, हृदयनाथ कुंजरी और के एम पाणिकर। तो इस कमीशन की मैं बात करूं तो जो के एम मुंशी थे वो इसके मेंबर नहीं थे। वो हमारी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी के वो मेंबर थे। जो ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन था ये 1953 में बना था। इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन 1956 में दी थी। और फिर उसके बाद हमारे कुछ स्टेट का भाषा के आधार पर फॉर्मेशन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल वाज कंसीडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट इन हम्पी? तो कौन सा वो फेस्टिवल है जिसे हम्पी में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है? महानवमी, होली, ओणम और दिवाली।
होली और दिवाली की मैं बात करूँ तो ये ऑल ओवर इंडिया में बहुत ज़्यादा मनाए जाते हैं। ओणम आप सबको पता है केरला का मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। और जो हम्पी है, हम्पी में जो महानवमी है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। और हम्पी हमारा कर्नाटका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर ट्रेन ऑफ इंडिया? तो हमें बताना है कि हमारे इंडिया की पहली प्राइवेट ट्रेन कौन सी थी? वंदे भारत, तेजस, गरीब रथ और राजधानी एक्सप्रेस। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा तेजस एक्सप्रेस। ये थी जो तेजस एक्सप्रेस थी वो भारत की सबसे पहली प्राइवेट सेक्टर की ट्रेन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following countries established the International African Association in 1867? तो हमें यहाँ पर बताना है कि किस कंट्री ने इंटरनेशनल अफ्रीकन एसोसिएशन यानी IAA 1876 इसकी एस्टेब्लिश किया था। इंग्लैंड, पोर्टुगल, बेल्जियम और टर्की। तो जो ये एसोसिएशन था ये बेल्जियम ने फॉर्म किया था। उस टाइम पर वहाँ के जो किंग थे वो थे लियोपोल्ड सेकंड। लियोपोल्ड सेकंड ने इसको फॉर्म करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑन। तो हमें अब बताना है कि सन की जो डायरेक्ट रेज है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर किस दिन पड़ती है? 21 मार्च, 21 जून, 22 दिसंबर और 23 सितंबर। जो 21 आपका जो मार्च है उस दिन इक्विनॉक्स होता है। इक्विनॉक्स यानी इस दिन दिन और रात दोनों बराबर हमारी होती हैं। जो 21 जून होता है उस दिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सूरज की सीधी रोशनी पड़ती है। यानी कि डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑन 21 जून। यानी जो ये हमारा क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन हमारा होगा 21 जून। इस दिन को हम बड़ा दिन भी कहते हैं। 23 ऑप्शन यानी 22 दिसंबर की मैं बात करूं तो इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस दिन विंटर सोलिस्टाइस होता है। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है। और इस दिन क्या होता है? कैप्रिकॉर्न होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर डायरेक्ट रेज ऑफ सन फॉल करती हैं। 23 सितंबर की मैं बात करूं तो इस दिन ऑटम इक्विनॉक्स होता है। इससे जो ये ऑटम इक्विनॉक्स होता है इससे साउदर्न हेमिस्फीयर में वर्नल इक्विनॉक्स भी हमारा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 145, विच रिवर ड्रेन्स इनटू द अरेबियन सी? यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सी नदी अरेबियन सी में फॉल होती है यानी वहां पर ड्रेन करती है। तापी, गंगा, कावेरी और महानदी। तो जो ये तीनों नदियां हैं गंगा, कावेरी और महानदी, ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती हैं। बे ऑफ बंगाल में ये ड्रेन करती है और वहां पर जाकर क्या बनाती हैं? ये वहां पर डेल्टा बनाती हैं। तापी रिवर की मैं बात करूं तो जो तापी रिवर है वो अरेबियन सी में जाकर ड्रेन करती है। जो तापी नदी है वो कहाँ से निकलती है? वो एमपी में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है बैतूल। बैतूल डिस्ट्रिक्ट से में वहां पर सतपुरा जो रेंज है वहां से ये निकलती है। सतपुरा रेंज से ये ओरिजिनेट होती है। और जो इसकी लेंथ है वो है 724 किलोमीटर इस रिवर की लेंथ है। जो गंगा नदी है इसकी जो लेंथ है वो है 2525 किलोमीटर। और आप सबको पता है ये जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है।
कावेरी नदी की मैं बात करूं तो जो कावेरी नदी है वो ब्रह्मगिरी से निकलती है। ब्रह्मगिरी रेंज कर्नाटका में है, वो वहां से ओरिजिनेट होती है और इसकी जो लंबाई है कावेरी रिवर की वो है 800 किलोमीटर। जो महानदी है, महानदी आपके जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य है, वहां पर है आपकी सिहावा डिस्ट्रिक्ट। सिहावा डिस्ट्रिक्ट से महानदी निकलती है और जो इसकी लेंथ है वो है 858 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हु इज द ऑथर ऑफ सोशल ओरिजिन ऑफ डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी। ये हमारी एक बुक दी गई है, इसमें हमें बताना है इसके ऑथर कौन है। जेनिफर गांधी, बैरिंगटन मून, हन्ना ओरेंट और कार्ल स्मिथ में से किसने सोशल ओरिजिन्स ऑफ डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी लिखी है। तो इसका राइट जो ऑप्शन है वो होगा हमारा बैरिंगटन मूर। बैरिंगटन मूर ने सोशल ओरिजिन ऑफ डिक्टेटरशिप ये बुक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस लीड्स टू इंक्रीज द ग्लोबल टेम्परेचर। तो हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सी गैस ग्लोबल टेम्परेचर को लीड बढ़ाने में लीड करती है, वो उसको बढ़ाती है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ओजोन और नाइट्रोजन। तो कौन सी वो जो गैस है जो ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 3, यानी कि ओजोन। ओजोन गैस एक ग्रीन हाउस गैस है जो हमारे टेम्परेचर को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। First is WHO 1995 was established on the basis of Duncan proposal in place of GATT 1945। तो फर्स्ट ऑप्शन में बोला गया है कि जो गैट 1945 में जो बनाया गया था उसके स्थान पर डंकल जो प्रोजेक्ट था उसके आधार पर WTO यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में की गई थी। जो सेकंड ऑप्शन है WTO has been established on the basis of an international treaty approved by the parliaments of the member countries। और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना सदस्य देशों की संसदों द्वारा आती है। तो हमें बताना है कि दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो उसके ऑप्शन दिए गए हैं ओनली वन, सेकंड इज ओनली टू, थर्ड इज बोथ और फोर्थ इज बोथ आर रोंग। तो इसका जो ऑप्शन होगा हमारा वो होगा थर्ड, यानी दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही दी गई हैं। 1947 में पहले गैट बनाया गया था और फिर 1995 में डंकल जो प्रोजेक्ट था उसके अकॉर्डिंग WTO की स्थापना की गई थी, या फिर आप कह सकते हैं कि गेट का नाम चेंज करके WTO रख दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द नैरो जोन ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द लैंड वाटर एंड द एयर इज, यानी जहां पर जो लैंड है, वाटर है और एयर ये तीनों आपस में मिलते हैं उस जोन को क्या कहा जाता है। यानी कि ये हमारी लैंड है, ये हमारा वाटर है और ये हमारी एयर है। अब जो ये एरिया यहाँ पर ये तीनों जो मिल रहे हैं इसे क्या बोला जाता है। लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फेयर। यानी कि स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जयमंडल, क्या इस एरिया को बोला जाता है। तो इसे बोला जाता है बायोस्फीयर यानी कि जैव मंडल। जहां पर हमारी जो लैंड, वाटर और एयर ये तीनों मिलती हैं तो उस नैरो जोन को बायोस्फीयर हमारा बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन पेपर का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है वेस्टर्न घाट इज ऑल्सो नोन एज, यानी कि जो इंडिया का जो वेस्टर्न घाट है उसे उसका दूसरा नाम क्या है। सह्याद्री, हिमाद्री, अरावली और शिवालिक। तो जो वेस्टर्न घाट है उसका दूसरा नाम है हमारा सह्याद्री, उसे सह्याद्री भी बोला जाता है। तो
ये था हमारा TGT SST का 2023 का क्वेश्चन पेपर, जिसको मैंने हम्म, हर ऑप्शन को मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।